मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। न्यू एनेक्सी भवन में संपन्न हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अब स्थान में जांच के लिए जांच अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है, इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनऊ रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं, वहाँ पर भी एलिवेटेड सड़कें जाएँ, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी पिछले दिनों कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुई, जिसमें 56,414 करोड़ के निवेश के आश्वासन भी मिले हैं। और आयोजन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रदेश में संभावना और उनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आयोजन में ऑल इंडिया लिमिटेड, टेक्समीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, IIT धनबाद इत्यादि के साथ MOU किया गया है। कोल इंडिया, मैग्नीज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा विज्ञान संस्थान टेक्समीन, IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारतीय रेयर्स अर्थ लिमिटेड की भागीदारी रही। और निजी संस्थाएं ने भी भाग लिया है इसमें। ये तो शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाएं थी। इसके अलावा निजी संस्थाएं जैसे सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, विनम्र रिसोर्सेस, रमणीक पावर, मायन वेयर एडवाइज़र इत्यादि के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, और उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में तलाशने की कोशिश की, और मध्य प्रदेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रयास करेंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दिया है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी जबलपुर प्रवास पर आए थे, और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है। और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम उसको पूरा कर देंगे। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा वहाँ पर श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया, और वहाँ सिंगरौली जैसा बहुत छोटा सा जिला है, सिंगरौली मतलब बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनेगा। और वर्तमान में जो MBBS की सीट है वो 2,575 है। अब इसमें से 1,357 PG की सीट्स हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी हमारी प्रारंभ है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना
से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज हेतु 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल, और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने, और साथ में मेडिकल टूरिज़्म कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कांग्रेस कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी देश भर के जो अच्छे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, इन सब के ट्रस्टियों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के सब लोग जो उस मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब मंदिरों में की व्यवस्थाएं चल रही है, साथ ही हम कैसे मध्य प्रदेश को इनसे जोड़ सकें। तो जो एक भारत के अंदर एक ये कहूँ मैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन में बढ़ा, सभी दूर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों सिंहस्थ में भी देखा है, प्रयागराज में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब हमारे लिए उज्जैन सिंहस्थ भी एक चैलेंज है, हम उसको मानते हुए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार मध्य प्रदेश एक स्पिरिचुअल हब बन सके टूरिज़्म का, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के लोग भी आ सकते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे, और कॉरपोरेट जगत इसमें किस प्रकार भाग ले सकता है, हम इस पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। रीजनल टूरिज़्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को होगी। देखिए, ग्वालियर भी एक बहुत अच्छा, हमारा ग्वालियर संभाग टूरिज़्म का बहुत अच्छा केंद्र है। आप सभी जानते हैं शिवपुरी में चीता आने के बाद से वहाँ पर वन प्रेमियों की संख्या बढ़ी है, टूरिज़्म की बढ़ी है, और मध्य प्रदेश में टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसलिए ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के पर्यटकों को हम कैसे वहाँ पर बुलाकर और इस क्षेत्र में भी अच्छा पर्यटन हो, इस दिशा में अभी ग्वालियर में होने वाली है। तो इसका लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, चंबल को भी मिलेगा, ग्वालियर रीजन को भी मिलेगा। इसमें भी लगभग देश और विदेश से लगभग 500 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। आगामी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि दोनों त्यौहार है। मैं एक बात और आज बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं, ये हमारे देश की स्वतंत्रता में गणेश चतुर्थी त्यौहार का बड़ा अच्छा महत्व रहा है। लोकमान्य तिलक ने इसको, जब अंग्रेजों का आतंक था, लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, तो गणेश चतुर्थी सामूहिक रूप से मनाई जाए और वहाँ पर हम किस प्रकार राष्ट्रभक्ति के गीत, राष्ट्रभक्ति के ड्रामे के माध्यम से समाज के अंदर जागृति ला सके, इसमें इसका उपयोग बहुत किया गया था। तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में छुट्टी रहती थी, आज हमारे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ये सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं है, यह एक तरीके से हम ये कहें कि एक राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है, और जिसका संबंध आज़ादी के आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और उस आज़ादी के आंदोलन में उस वक्त गणेश चतुर्थी के 10 दिन में बहुत सारे समाज सुधार के, समाज में जागृति लाने के कार्यक्रम हुए। तो क्यों ना इस पर भी छुट्टी रखी जाए और इस दिशा में हम काम भी करें। तो स्वदेशी एक आंदोलन है, अब हम स्वतंत्र हो गए, पर हमारी जो समाज के अंदर जो आवश्यकता है, इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो स्वदेशी को हमें अपनाना होगा। तो हम स्वदेशी की दिशा में जाए, फिर पर्यावरण की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मिट्टी के गणेश जी, गोबर के गणेश जी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर प्राकृतिक जड़ी बूटियों के गणेश जी,
ये सब इस दिशा में अभी हम लोगों ने प्रचार भी किया पिछले दिनों, और हमने गणेश जी बनाने वाले लोगों से भी संपर्क किया था कि आप इस प्रकार के गणेश जी बनाइए और हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो जो प्रजापति समाज होता है उन लोगों से हमने चर्चा भी की थी। उन लोगों ने इस बार काफ़ी अच्छे गणेश जी बनाए, गाय के गोबर के गणेश जी बने हैं। तो ये जो प्रकृति से जुड़ना और त्यौहार से प्रकृति, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, इसका सपना पूरा करना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में कहा है कि हमें जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार है उसमें भी हम स्वदेशी, जैसे पूजा की सामग्री है अब वो भी आजकल चाइना से आ रही है, पूजा के कपड़े चाइना से आ रहे हैं, गणेश जी की झांकी सजाते हैं तो खिलौने, टॉयज़ वगैरह वो चाइना से आते थे, अब तो बहुत कम हो गया। अब तो भारत बहुत बड़ा टॉयज़ का सप्लायर हो गया। तो जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने टॉयज़ के जो खिलौने बनाने के कारखाने खोले हैं देश भर में, तो अब तो हम टॉयज़ कारखाने में हम भी ज़रा लीड कर रहे हैं दुनिया के अंदर। पर एक समय में था कि हमारे यहाँ टॉयज़ 90% हम चाइना से आते थे, उस दिशा में काफ़ी कमी हुई है। आपने अच्छी जानकारी दी गणेश चतुर्थी मनाने की। हाँ, छुट्टी भी उसमें नवरात्रि में भी हम स्वदेशी आंदोलन को, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में लोगों में जन जागृति करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार में एक निर्णय हुआ था, नगर पालिका और नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के चुनाव इनडायरेक्ट हो। उससे काफ़ी एक हमने पाया है कि काफ़ी अराजकता से स्थिति होती है, अध्यक्ष को ब्लैकमेल करते हैं, थोड़ा सा आर्थिक लेन देन भी होता है, परिषद स्थिर रहे, अध्यक्ष स्थिर रहे, इसको लेकर तो एक अराजकता का स्थिति रहती है, हमेशा अस्थिरता है वहाँ। क्यों ना वहाँ पर स्थिरता हो, तो आने वाले समय में तो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे ही, पर अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अविश्वास लाने की प्रवृत्ति कैसे कम हो। इस दिशा में हम अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हमें कि इस पर अध्यादेश लाएं। अगली कैबिनेट में हम इस दिशा में अध्यादेश भी लाएंगे, जिससे कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष स्वतंत्र पूर्वक और निर्भीकतापूर्वक काम कर सकें। डायरेक्ट चुनाव को भी लाएंगे, पर वो बाद में लाएंगे। एक बहुत अच्छा निर्णय आज गृह विभाग ने लिया है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जापान गया था आज से 10 साल पहले, तो वहाँ थाने के अंदर कोई डायरी नहीं थी, कोई पेन नहीं था, और मैंने थाने का अवलोकन किया, तो सब लोग वहाँ फ़ोन और कंप्यूटर पर काम करते थे 10 साल पहले जापान में। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कब आएगी, और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया है, और अब प्रदेश के सभी थाने में CCNTS प्रोजेक्ट 212 की स्वीकृति दे दिया, और उसके अंतर्गत अब छोटे लैपटॉप, अब जब जो हमारा पुलिस अधिकारी, जो जांच अधिकारी होता है, वो जांच करने जाएगा तो साथ में लैपटॉप लेकर जाएगा। उस लैपटॉप में सुविधा होगी कि वो फ़ोटो खींच सकेगा, वो वीडियो बना सकेगा। स्थल निरीक्षण, अभी स्थल निरीक्षण का बेचारा वो नाप लेता है, दाएं बाएं पूरब पश्चिम करता है, अब पूरा उस लैपटॉप में वीडियो के माध्यम से वो ले लेगा, और सारी रिपोर्ट उसके अंदर लिख लेगा। उसके लिए हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है। तो जितने भी ऐसे जांच अधिकारी होंगे थाने, उनके पास सरकार लैपटॉप उनको प्रदान कर रही है, और ये टेबलेट जो है वो हमेशा हाँ, उसमें GPS होगा, और वो सब थानों से आपस में कनेक्ट भी होगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि यदि कहीं कोई गाड़ी चोरी चली गई, उसने रिपोर्ट लिखी तो जिले के सब थानों में अपने आप वो चले जाएगी, और फिर वो गाड़ी चोरी शहर के बाहर निकले इसके पहले पकड़ी जा सकती है, दूसरे शहर को भी हम भेज सकते हैं। तो एक तरीके से ये पुलिस की अनुसंधान में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और इसमें हम लोग टेबलेट, मेरे मुंह से लैपटॉप निकल गया ना, हाँ टेबलेट।
तो ये लगभग 1732 टेबलेट खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए 1,700 जी और लगभग इसका जो टारगेट है 25,000 खरीदने का प्रस्ताव है, पर अभी उनका मिसयूज ना हो को लेकर के कोई प्रावधान किया जाएगा। देखिए उसमें सॉफ्टवेयर ही ऐसे डालेंगे कि वो सिर्फ उससे संबंधित ही होगा, उसमें सॉफ्टवेयर इस प्रकार के होंगे। अभी इसको हम चरणों में कर रहे हैं क्योंकि एक साथ लाएंगे तो कुछ ऐसे हैं जो जहाँ नेटवर्क एक्सेस नहीं है। भाई कहीं पर नेटवर्क एक्सेस नहीं है। पहले मैंने बताया ना 1732 टेबलेट अभी खरीदे जा रहे हैं फर्स्ट में, और हमें 25,000 का इसका टारगेट है। क्रमवार हम प्रशिक्षण भी देंगे क्योंकि हर किसी के हाथ में टेबलेट दे दें और वो टेबलेट लेके घूमो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेंगे, जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएंगे वैसे वैसे टेबलेट लाते जाएंगे और लगभग 25,000 टेबलेट हम लाने वाले हैं जो इसमें। इसका बजट और शुरुआती कौन कौन से जिले या थाने चयन किए 1,000 के लिए? देखिए इसका अभी कुल लागत तो अभी पहले चरण की तो 75 करोड़ है, पर धीरे धीरे हम लाएंगे, तो जब क्रमवार करेंगे तो आपको बता देंगे। पर यह भी अर्बन एरिया में जहाँ पर कि अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ पर हम पहले प्रदान करेंगे। हाँ, ये 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर, इसमें आप सभी जानते हैं कि अतिरिक्त लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे केसों की संख्या बढ़ रही है और ये जो एपीओ और डीपीओ होते हैं इनकी संख्या कम है, तो कई बार उनके अनुपस्थित से केस हार जाते हैं, कई बार तारीख आगे बढ़ जाती है, तो न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, तो न्याय शीघ्र मिले लोगों को। इस दिशा में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर, 1 प्रोसिक्यूटर एवरी कोर्ट, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा। तो अब लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा और हमारा जो न्याय प्रक्रिया में जो लोग हमेशा न्यायालय की शिकायत रहती है कि आपके सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते, हमें तारीख आगे बढ़ाना होती है, मुझे लगता है कि न्यायपालिका की भी ये मांग थी और समाज की भी एक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60,24,72,000 रुपये का व्यय आएगा। ग्रीन इशू, ये पुलिस रिफॉर्म्स के दोनों चीज़ें हो गई। अब तीसरा क्या है? तीसरा है ये मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे विद्यमान तापगृह हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे प्राइवेट हों, उनका हम मैक्सिमम उपयोग कर सकें। मैक्सिमम उपयोग करने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वो कोयला उनके पास तक पहुंच सके, वह कोयला उनके पास तक पहुंच सके। तो इसलिए भारत शासन के माध्यम से हम बात करके और जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि इसको बोलते हैं ग्रीन शू प्रोजेक्ट। अभी मेरे को नया मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज़ ग्रीन शू, तो बताया गया है कि जो गैप होती है उसको भरने का काम जो करता है उसको ग्रीन शू कहते हैं। तो ये ग्रीन शू योजना हम ला रहे हैं अभी और ऊर्जा विभाग की, और इसलिए अधिकतम जितनी भी हमारी क्षमता है उसका उपयोग करना और उसके लिए कोयले का संग्रहण करना, ये हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी क्षमता है उसको हम पूरी कर सकें और बिजली हमें पर्याप्त मिल सके। कोयला जेम और उसके बाद सर ये सौर ऊर्जा और सब इकट्ठी करके अपन गुजरात और यूपी को देंगे। भाई हम किसी को भी दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो हम दे सकते हैं, और पीक आवर्स में हमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले सकते हैं। देखिए आदान प्रदान चलता रहेगा। देखिए जो 1 नेशन 1 ग्रिड
जो प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है वो वन नेशन वन ग्रिड का लाभ ही यही है कि जिस राज्य के पास अधिक ज़्यादा ऊर्जा है वो दूसरे राज्य को दे दे, जिसके पास कम है वो खरीद ले कहीं से। तो ये वन नेशन वन ग्रिड का लाभ यही है और मैं समझता हूँ कि इससे ये देश को फ़ायदा, राष्ट्र को फ़ायदा, एक बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया था जिसका लाभ सब राज्यों को मिल रहा है। प्रदेश में अब कटौती नहीं होगी, कोशिश तो यही की जाएगी। लेकिन सर इसमें ये भी तो हो रहा है जो जिस रेट पे हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा जो यहाँ के स्टेट के कंज्यूमर्स हैं उनको रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, ये लगातार बात उठी है। क्या मध्य प्रदेश में जो बिजली दे रहे हैं वो ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं और मध्य प्रदेश जो दूसरों को दे रहा है वो कम रेट पे दे रहा है, ये मामला लगातार उठ रहा है। देखिए ये तो मार्केट भाव है, हर राज्य जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से लेता है। तो ये तो बाज़ार में जब वो तो ऐसा है कि आवश्यकता और पूर्ति उसका नियम है यहाँ पर। अब इस पे बाहर के हमारा तो रेट फिक्स है पर बाज़ार को किस भाव में देना है हम तय नहीं कर सकते, बाज़ार में जो भाव होगा। नहीं सर, मध्य प्रदेश के लोगों को महंगी मिल रही है। बेचना पड़ता है मजबूरी में, समझ में आया कि नहीं। बाहर जब हमारे पास सरप्लस है तो बेचना पड़ता है, वो बेचेंगे कब, जो मार्केट का भाव होगा उस भाव। हमारे पास सरप्लस है तो हम बेच रहे हैं, जिस भाव बिकेगी, कभी कभी महंगी भी बिकती है, ऐसा नहीं है कि सस्ती बिकती है हमेशा, कभी कभी हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये पावर से अब 7 रुपये बहुत पुराना है। अब वो रिलायंस किसे दे रहा है वो उसकी आत्मा जान रही है। मेरे को जब मिलता है जब उसकी आंख में एक आंसू होता है। और बाकी अगर खाली एक ताप ग्रह के आधार पर हम बिजली के रेट मध्य प्रदेश में तय नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के सारे एक तरफ सिंधु जल संबोध ये तो क्या है कि बढ़ गई। अच्छा, मध्य प्रदेश जल निगम जो सामूहिक रूप से गांव के अंदर प्रत्येक नल जल योजना, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में नल से जल, और वह भी जल साफ जल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीमारियां 50% पानी के कारण होती है, ये WHO का एक मार्गदर्शन है। तो पानी स्वस्थ अच्छा मिले, स्वच्छ मिले और शुद्ध मिले, तो गांव में इसकी हमेशा समस्या रहती थी। तो ये जो नल जल महत्व की योजना जो प्रधानमंत्री जी की है, जल जीवन योजना, ये जल जीवन योजना में अब हम उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो एक बड़ा अच्छा PHE विभाग का हमारे पास प्रस्ताव आया आज कैबिनेट में कि वे खुद का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ पवन ऊर्जा के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। तो पवन ऊर्जा और सोलर पावर दोनों के लिए हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया। कम से कम 100 मेगावाट बिजली का वो उत्पादन करेंगे, और जितनी भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी ये 100 मेगावाट की, वह नहीं सॉरी 100 मेगावाट सोलर से और 60 पवन ऊर्जा से। इसके लिए बजट कितना रहेगा? इसके लिए अभी बजट की बात तो नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और वो लगाएंगे और हमें देंगे। अब ये तो एक टेंटेटिव अप्रूव किया है ये, अब इसके ऊपर भविष्य में प्लान बनेगा। एक मेट्रो का, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेट्रो का सपना हमारा सिर्फ इंदौर का नहीं है। इंदौर को उज्जैन से जोड़ना, इंदौर को पीतमपुर से जोड़ना, इस दिशा में हम काम करेंगे। इंदौर से देवास को जोड़ना, इंदौर से ऐसे भोपाल को भी होशंगाबाद से जोड़ना, नर्मदापुरम से जोड़ना,
विदिशा से जोड़ना, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो अभी इंदौर में हमने प्रारंभ किया है महाकालेश्वर उज्जैन से लेकर पीतमपुर, इसका एक सर्वे प्रारंभ किया है। इसके हमने चूँकि हमने ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को दिया है ये सर्वे का काम, तो हमने वो डीपीआर बना रहे हैं, अभी डीपीआर बना रहे हैं, तो लगभग 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि भारत शासन का उपक्रम है और हमने अन्य राज्यों में भी देखा उससे सबसे कम रेट है इनके, तो हमने बिना टेंडर के इनको दिया है। तो इसलिए हमारे विभाग ने आज कैबिनेट से इसकी अनुमति ली है। और यह जी ये लगभग उज्जैन है हमारा 60 किलोमीटर और वहाँ से पीतमपुर, तो ये होगा लगभग 84 किलोमीटर। तो ये क्या महाकाल से पीतमपुर मेट्रो? है जी, महाकाल से पीतमपुर मेट्रो? हाँ, महाकाल से इंदौर, इंदौर से पीतमपुर। अच्छा, उसको इंदौर से और आगे पीतमपुर पड़ा। हाँ, तो एक तरफ पर्यटक, धार्मिक पर्यटक स्थल हो गया, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र हो कब गया। तक का टारगेट है? कब तक? ये हमने सोचा था कि सिंगल्स तक हो जाए, बाकी संभावना नहीं हो। नहीं। हाँ, तो पर इसकी डीपीआर तो बन जाएगी अभी जल्दी। तो सिंगल्स का इंदौर से उज्जैन हो जाएगा सिंगल्स?